जय हिंद मित्रों। कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। डेली करंट अफेयर में आज हम आपको आजकल की ताज़ा तरीन घटनाओं से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आजकल की न्यूज़पेपरों की सुर्खियां हैं उन सब का हम आपको विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से भविष्य में प्रश्न बने हैं और बनने की संभावना है। लेकिन उससे पहले हम अपने रिवीजन जो कल हमने आपको पढ़ाया है करंट अफेयर 10 क्वेश्चन उसका रिवीजन कराएंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई तथ्य आपका अपना नहीं हो सकता है। अब बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तभी आप उसको परीक्षा में ले जा पाएंगे। तो देरी न करते हुए हम लोग अपने रिवीजन सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और एक प्रश्न को वर्ष 2026 में भारत के 80वें कौन सा है मित्रों? भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य थीम क्या निर्धारित की गई है? स्वतंत्रता दिवस की थीम 80वें स्वतंत्रता दिवस की थीम आपसे पूछी जा रही है। तो क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति आपकी यह थीम है। जो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया यह बहुत ही स्पेशल रहा है। इसमें आप लोग जान ही रहे होंगे कि किस तरह वंदे मातरम को प्रमोट किया गया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, आनंद मठ में संकलित, और इसे कौन गाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से अब की बार कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी तथ्य आएगा लेकिन श्योर आएगा। यह किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया था? 12वें कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में गाया था। और कौन गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ये सारे तथ्यों को आपको याद करना है। कल हमने इसका बहुत विश्लेषण करके अध्ययन कराया है। अगर आपको देखना है तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। दूसरा प्रश्न, विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घोषित सप्तधारा। अभी लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने एक घोषणा की है। अब जानते हैं वो घोषणाएं करते हैं और सारे कुछ बहुत एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट होते हैं वो सारी घोषणाएं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 5, बी ऑप्शन हो जाएगा 6, और सी ऑप्शन हो जाएगा 7, और डी ऑप्शन हो जाएगा 8। तो आप लोग यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7। सप्तधारा विजन का मतलब है 7। क्या क्या 7 है पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिए, लेकिन सप्तधारा अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा 7। अगस्त 2026 में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बी ऑप्शन हो जाएगा जनपथ नई दिल्ली, सी ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी, और डी ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद। तो आपका उत्तर हो जाएगा जनपथ दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में पीएमई ड्राइव योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ाया गया है 31 मार्च 2028 तक। अब यह योजना चलेगी कौन? पीएमई ड्राइव योजना। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले नंबर पर मित्रों कौन था? अपना उत्तर प्रदेश। प्रोजेक्ट लायन के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में शेरों का वास क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का हो गया है? इसमें विकास ही हुआ है तो 35,000 वर्ग किलोमीटर का। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की बिक्री पर 600 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लागू किया है? अनाथ एवं विधवा उपकर, इसका हम उपकर के बारे में आपको समझा चुके हैं कि विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विशिष्ट कर जो लगाए जाते हैं उसे उपकर कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रदेश ने इसको लागू किया है या चालू किया है? तो हो जाएगा आपका उत्तर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, विश्व हाथी दिवस 2026 की थीम क्या निर्धारित की गई है? तो हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना होगा। दुनिया को एक साथ लाना होगा। अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस शहीदों की परिवारों की
शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टीजी वीर पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल है मित्रों? टीजी वीर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया। किसने मित्रों? तेलंगाना सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ब्लैक नेक ट्रेन फेस्टिवल कौन सा है? पहला फेस्टिवल है क्रेन नेक फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो यह किया कहाँ पर किया गया मित्रों? लद्दाख। कहाँ पर? लद्दाख में। वेरी इंपॉर्टेंट था। अब मैं यहाँ से आजकल की जो घटनाएं हैं उसको आपको अध्ययन कराऊंगा और बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? आपको इलेक्ट्रॉनिक वाहन नहीं बताना है, लेकिन आपको बताना है कि सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र और डी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। तो आपको बताना है कहाँ पर सर्वाधिक चार्जिंग स्टेशन है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर मित्रों? महाराष्ट्र में। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर है मित्रों कर्नाटक और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। चार्जिंग स्टेशनों के मामले में तीसरे नंबर पर कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। और पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। लेकिन मित्रों इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में लगभग कितने चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं? तो 67,000। कितने मित्रों? 67,657। 67,000 अभी तक जो 67,657 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। लेकिन यह करंट बढ़ता ही रहेगा क्योंकि इस पर काम चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से भी देखते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक चार्जर वाहन 2026 में देश में महाराष्ट्र नंबर एन पे है। कितने चार्जिंग स्टेशनों के साथ? 6,985। कर्नाटक दूसरे नंबर पे 6,805 और यूपी 4,449 के साथ तीसरे स्थान पे। देश भर में कुल 6,657 कितने मित्रों? 67,657 चार्जिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं, जिसे 1,179 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत सरकार आप लोग देख ही रहे हैं ईवी चार्जर को प्रमोट कर रही है। इस समय मार्केट में कई ईवी व्हीकल और कारें मार्केट में आ रही हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा कोयला डीजल के इमिशन की परिप्रेक्ष्य में। तो हम लोगों को भी जागरूकता अपनानी चाहिए। लेकिन अभी हाल में जो मोटर बाइक का था मित्रों, एक कंट्रोवर्सी है कि सरकार जो सब्सिडी दे रही थी, अभी पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ाया आपको, उसको आधा कर दी है। अगर किसी को प्रमोट करना है तो सब्सिडी देनी होगी, आधा करने से नहीं और बढ़ानी चाहिए थी। लेकिन सरकार हाल में ही सब्सिडी को व्हीकल पर से सब्सिडी को आधा कर दी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी इनवीडिया B300 AI फैक्ट्री का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 AI फैक्ट्री का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? ए ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद, बी ऑप्शन हो जाएगा बंगलुरु, सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई और डी ऑप्शन हो जाएगा पुणे। तो कहाँ पर किया जा रहा है मित्रों? यह चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि एनवीडिया फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्रियाँ होती हैं? एनवीडिया फैक्ट्रियाँ कौन सी फैक्ट्रियाँ होती हैं? तो यह एक उन्नत कंप्यूटर डेटा सेंटर होता है। एनवीडिया क्या होता है? यह एक उन्नत कंप्यूटर डेटा सेंटर होता है और बच्चों और कच्चे डेटा को, बच्चों नहीं कच्चे डेटा को एआई में बदला जाता है। यह क्या होता है? एक उन्नत कंप्यूटिंग डेटा सेंटर होता है और कच्चे डेटा को एआई में बदला जाता है। उसे क्या कहा जाता है मित्रों? एनवीडिया। उसे कहा जाता है एनवीडिया। और भारत में किस शहर में भारत का सबसे बड़ा एनवीडिया सेंटर भारत के किस शहर में? चेन्नई में लगाया जा रहा है। कहाँ पर?
चेन्नई में। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। भारत की पहली एनवीडिया एआई फैक्ट्री चेन्नई में लगाई जा रही है और इसमें 2026 में लार्सन एंड टूब्रो, कौन है? टूब्रो ने अमेरिका की क्लाउड कंपनी, अमेरिका की एआई क्लाउड कंपनी टुगेदर एआई के लिए चेन्नई में, कहाँ पर मित्रों? चेन्नई में भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 एआई फैक्ट्री बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है। इस सौदे की अनुमानित कीमत है जो 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के बीच है। इस फैक्ट्री में 10,000 एनवीडिया B300 CPUs लगाए जाएंगे, जिसका उपयोग बड़े स्तर पर एआई मॉडल की ट्रेनिंग, इन्फ्रेंस और कंप्यूटिंग कार्य के लिए किया जाएगा, कंप्यूटिंग कार्य के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? कहाँ पर मित्रों? ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? ए ऑप्शन हो जाएगा जयपुर, बी ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली, सी ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका जोधपुर। तो यह कहाँ किया गया है मित्रों? उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? उदयपुर, उदयपुर राजस्थान में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया गया है? CCI के द्वारा। किसके द्वारा? CCI के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? CCI के द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। CCI का मतलब होता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा मेजबानी किस शहर की गई है? उदयपुर को। और किसके द्वारा? CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। आप लोग जान ही रहे होंगे ब्रिक्स सदस्यता, इसमें जो ब्रिक्स के सारे आयोजन हो रहे हैं भारत में, क्योंकि 2026 में ब्रिक्स का जो अधिवेशन होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? भारत में। इसके जो अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है तो कौन है? भारतीय प्राधिकरण CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। कौन है मित्रों? रवनीत कौर। रवनीत कौर कौन है मित्रों? रवनीत कौर। वेरी इंपॉर्टेंट है। CCI के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। ब्रिक्स प्राधिकरण के प्रमुखों की बैठक, जो बैठक हो रही है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अगस्त 2000 में भारत के ब्रिक्स अध्यक्षों के अंतर्गत ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी राजस्थान के उदयपुर शहर में। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर शहर में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत CCI के अध्यक्ष रवनीत कौर ने की। कौन? रवनीत कौर ने की है। विशेष संबोधन हुए हैं। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और डिजिटल बाजारों एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रतिस्पर्धा कानून की चुनौतियों पर सहयोग और मजबूत करना है। कुल मिलाजुलाकर इसका मतलब है कि विश्व लेवल पर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंधित, मतलब उनको भी मौका देने की बात की गई है। विश्व प्रतिस्पर्धा के प्रमुखों की बैठक की गई है। कहाँ पर? आप जान ही रहे हैं, उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चौथा प्रश्न, भीषण सूखों और डेन्यूब नदी के किनारे जलस्तर गिरने के कारण किस देश ने अपना चरनाबोडा परमाणु, क्या है मित्रों? चरनाबोडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। डेन्यूब नदी के गिरते जलस्तर को देख करके किस देश ने, कहाँ पर स्थित है? चरनाबोडा में अपना परमाणु संयंत्र बंद कर दिया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बुल्गारिया, बी ऑप्शन हो जाएगा रोमानिया, सी ऑप्शन हो जाएगा हंगरी और डी ऑप्शन हो जाएगा सर्बिया। तो आपका उत्तर हो जाएगा रोमानिया। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेन्यूब नदी का हो गया, तो कई बार आपसे परीक्षाओं में डेन्यूब नदी पूछी गई है। तो यूरोप की, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि उन्हें रोमानिया ने अपने परमाणु संयंत्र चरनाबोडा
को बंद कर दिया क्योंकि डेन्यूब नदी का जल स्तर गिर रहा था। हमारे यहाँ तो कई नदियाँ सूख जा रही हैं, सरकार कोई उसके लिए उन्हें, लेकिन उन्होंने अपना परमाणु संयंत्र बंद कर दिया। किसने? रोमानिया ने। रोमानिया ने अपना परमाणु संयंत्र बंद कर दिया। अब इसके जीके जो इम्पॉर्टेंट जीके होते हैं यहाँ से बहुत ही कनेक्टिंग करके आयोग पूछता है। तो पहले तो रोमानिया की राजधानी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, बुखारेस्ट। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी तो बुखारेस्ट इसकी राजधानी किसकी? रोमानिया की। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। लेकिन अब आप यहाँ यह भी जान लें कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है मित्रों? वोल्गा। डेन्यूब नदी जो है यूरोप की सबसे यूरोप की सेकंड दूसरी बड़ी नदी है और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 38-50 किलोमीटर है। कितना मित्रों? 38-50 किलोमीटर। लेकिन सबसे बड़ी, यह तो दूसरी है यूरोप की सबसे बड़ी नदी, लेकिन पहली जो सबसे बड़ी नदी है यूरोप की उसका नाम है वोल्गा। कौन सी नदी है मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार परीक्षाओं में यह सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपका प्रश्न होगा हमसे, डेन्यूब नदी निकलती कहाँ से है? उद्गम कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। डेन्यूब नदी का उद्गम जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यह कहाँ पर है मित्रों? बहुत ही बार, कई बार ये पूछ लिया है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है? तो जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है मित्रों? जर्मनी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह कहाँ पर गिरती है? काला सागर में। यह उद्गम था और निक्षेपण गिरती कहाँ पर है? कहाँ पे है? तो काला सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काला सागर में गिरती है। जो इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यह 10 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 10, लगभग 10 देशों से होकर डेन्यूब नदी गुजरती है। और सबसे अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है? 10 देशों। डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती। इतना अगर मित्रों आपको फैक्ट याद है तो डेन्यूब से संबंधित। अब अगर कोई एग्जामिनर रोमानिया चर्चा में आए है, चेरना बोडा उसका परमाणु संयंत्र उसने बंद कर दिया है क्योंकि डेन्यूब नदी में पानी कम हो रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा जो धर्म बनता है या करंट अफेयर के खोजी विद्यार्थी का धर्म बनता है तो वह क्या है? अब डेन्यूब नदी के बारे में पूरी तरह से जान लेना कि उसकी लंबाई कितनी है। यह यूरोप की दूसरी बड़ी नदी है। यह 10 देशों से होकर गुजरती है। इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है जो जर्मनी में है। और इसका निक्षेपण मतलब कहाँ जाके गिरती है या मुहाना कहाँ है? तो वह काला सागर। इतना तथ्य अगर खोजी विद्यार्थी हैं करंट के नाते तो इतना स्टैटिक्स जीके भी आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपका करंट पढ़ने का कोई औचित्य होगा और सार्थक तरह से तभी करंट आप पढ़ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। रोमानिया का चेरनावोडा परमाणु संयंत्र। डेन्यूब नदी में पानी कम हो रहा था इसलिए वहाँ की रोमानिया के सरकार ने इसे बंद कर दिया है। यह सब बात हम आपसे कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यह फीबा महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कौन सा है? फीबा। अब यहाँ पर फीबा महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत के किस शहर में? तो ए हो जाएगा नई दिल्ली, बी हो जाएगा मुंबई, सी हो जाएगा बंगलोर और डी हो जाएगा चेन्नई। कहाँ पर मित्रों? चेन्नई। तो आपका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पर किया जाएगा मित्रों? बेंगलुरु। अब मित्रों यह फीबा शब्द आ गया है, यह बास्केटबॉल क्या है मित्रों? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है, उसे क्या कहते हैं? फीबा। क्या कहते हैं मित्रों? फीबा। इसकी स्थापना कब हुई थी? अब आप हमसे पूछ सकते हैं। तो 1932। किसकी? फीबा की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कई मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होते हैं। और जो बंगलुरु में यह खेला गया है, तो आपसे अब नाम पूछ सकता है कि किस स्टेडियम में? श्री कांति रवा। कौन सा स्टेडियम होगा? कांति रवा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में यह खेला गया है। कौन सा स्टेडियम है? बंगलुरु का श्री कांति रवा स्टेडियम, कांति रवा इंडोर स्टेडियम में यह खेला गया है। खेला जाएगा कौन सा? बास्केटबॉल लीग 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? बेंगलुरु शहर में। और बेंगलुरु के कहाँ? श्री कांति रवा स्टेडियम में। कहाँ पर? श्री कांति रवा स्टेडियम में यह खेला गया है। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। फीबा बास्केटबॉल लीग, एशिया लीग 2026 कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु के श्री कांति रवा इंडोर स्टेडियम में खेला गया। और ये 20 से 25 अक्टूबर 2026 तक स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसका पहला, अब आपसे पूछा इसका पहला संस्करण कहाँ पर खेला गया था? तो 2024 में चेगंदू। और दूसरा संस्करण डोगगू आन, चीन। यह दोनों संस्करण कहाँ पर हुए थे? पहले दूसरे मित्रों आयोजन हुआ था कहाँ पर? चीन में हुआ था। और फीबा की स्थापना आप लोग को हम बता चुके हैं 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत किस देश से की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले रेस की शुरुआत किस देश से की गई है? ए हो जाएगा जापान मित्रों, बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी हो जाएगा फिजी और डी हो जाएगा अमेरिका। डी हो जाएगा अमेरिका। तो कहाँ से की गई है? फिजी देश के। उसकी फिजी की राजधानी कई बार आपसे पूछता है, तो फिजी की राजधानी सुआ। क्या है मित्रों? फिजी की राजधानी सुआ है। और वहीं से ही भारतीय उच्च आयोग से इसको शुरू किया गया है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले रेस की शुरुआत की गई है कहाँ की? फिजी के सुआ से। और कहाँ स्थल क्या है? भारतीय उच्च आयोग से। यह कितनों देशों में जाएगी ये यात्रा? 54 देशों में यह यात्रा भ्रमण करेगी। अब आपसे इसका उद्देश्य आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की एकता अखंडता को प्रदर्शित करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत की गई है। लेकिन इसका उद्देश्य आप हमसे पूछ सकते हैं, या कथन कारण बनाएगा तो यह पूछ लेगा कि कितने देशों से गुजरती है और इसका उद्देश्य क्या है? तो 54 देशों से गुजरती है। और इसका उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, भारत की एकता अखंडता प्रदर्शित करना। क्या मित्रों? भारत की एकता अखंडता प्रदर्शित करना। आगे बढ़ते हैं। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रेस की शुरुआत फिजी, कहाँ से मित्रों? फिजी के सुआ से। कहाँ से? फिजी की राजधानी सुआ से की गई है। और यह उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए 54, वेरी इंपॉर्टेंट है, 54 देशों से गुजरेगी। और अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुई। यह इसका समापन कहाँ पर हुआ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। सुआ से यह यात्रा चलेगी, लेकिन समाप्त कहाँ होगी? सैन फ्रांसिस्को से। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसको भी, कि यहाँ इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई और इसका समापन कहाँ पे हुआ। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यह यात्रा जो हुई, यह समाप्त हुई है। सूर्यपथ तिरंगा यात्रा यह क्या है? यह रिले रेस यात्रा है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फिजी के सुआ से। उच्च आयोग से 54 देशों की यात्रा करते हुए यह यात्रा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खत्म हो गई। अब इसका, अब यहाँ पे राजधानी सुआ है, मुद्रा फिजी डॉलर है। फिजी की जो मुद्रा है
फिजी डॉलर है। या इतने तथ्य आपको जानने ही जानने चाहिए किसी कारण से, उसके स्टैटिक जीके जिस तरह आपका तैयार होता चले, और अगर तैयार है मित्रों तो वह रिवीजन हो जाता है। 7वां, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर। वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त परीक्षा बांध, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन हो जाएगा केन नदी पर, बी ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी पर, सी ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी पर, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सोन नदी पर। तो यह किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। कहाँ पर मित्रों? यूपी के झांसी में। कहाँ पर मित्रों? यूपी के झांसी में। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बनाया गया है? यूपी के झांसी में। और परीक्षा बांध लगभग कितना वर्ष पुराना है? 140 साल पुराना है। और इससे उत्तर प्रदेश, यूपी प्लस एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र को, बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड के, यूपी और एमपी दोनों में। अब परीक्षा बांध कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के झांसी में है। और किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। यह बहुत बार आपसे पूछा जाता है, और वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में इसे शामिल कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश जिले के झांसी में स्थित 140 साल पुराने परीक्षा बांध, यानी परीक्षा बांध को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर, किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर WWWHIS का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। बेतवा नदी, यह किस पे बांध है? बेतवा नदी पर है। इस बांध का निर्माण 1881 में शुरू हुआ था, 1886 तक चला था। बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य स्रोत है तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के 5 जिलों में सिंचाई की सुविधा कराता। अब मित्रों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं उसके बारे में आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। यह आपका होमवर्क है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जो जिले आते हैं उसके बारे में आपको कमेंट करके बार बार बुंदेलखंड में कितने जिले हैं और कौन कौन जिले हैं, यह आपका जीएस में करंट प्रश्न पूछा जाता है। राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को सम्मानित किया गया? किस 7 महावतों को सम्मानित किया गया है मित्रों? राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को राष्ट्रीय गज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन हो जाएगा जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान, और सी ऑप्शन हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा मित्रों? जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ पर है मित्रों? पश्चिम बंगाल में। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। इसमें राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है, जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान को। वेरी ही इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय गज दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस 13 अगस्त। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त। अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और यह जो पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को सम्मानित किया गया है वो जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान में सम्मानित किया गया। और यह बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसकी घोषणा कहाँ से की गई? उनको पुरस्कार करने की घोषणा कहाँ से किया गया है? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। कहाँ से? विशाखापत्तनम जो घोषणा की गई, विशाखापत्तनम
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय गौरव गज गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन 7 महावतों को किस उद्यान से संबंधित हैं? वो जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और यह घोषणा कहाँ से की गई है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं स्लाइड के माध्यम से। राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार घोषणा 13 अगस्त को कब की गई? 13 अगस्त को विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से विश्व हाथी दिवस के समारोह में की गई। यह पुरस्कार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाथियों के संरक्षण, बचाव और प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लोगों को प्रदान किया जाता है। और इस बार पश्चिम बंगाल के जलादपारा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को बाढ़ में फंसे हाथियों एवं उनके अन्य वन्यजीवों को बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नवा प्रश्न आप लोगों के सामने। इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी, देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी किस राज्य में हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जहां पहला लग जाता है वहां प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो यह कहां पर की गई है, किसके द्वारा की गई है, यह आपको जानकारी रखनी होगी। तो ए हो जाएगा उत्तराखंड, बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सी हो जाएगा सिक्किम और डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यह कहाँ की गई है मित्रों? हिमाचल प्रदेश में। किसके द्वारा? ज्योति राजे सिंधिया। किसके द्वारा मित्रों? ज्योति राजे सिंधिया के द्वारा की गई है। और यह कहाँ से कहाँ तक की गई? हिमाचल प्रदेश के मंडी से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से लेकर के रेहडूधार, कहाँ पर? रेहडूधार पोस्ट ऑफिस तक, रेहडूधार पोस्ट ऑफिस तक यह की गई है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो उद्घाटन किया गया था वर्चुअली किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिया राजे सिंधिया के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिया राजे सिंधिया के द्वारा। और यह 14 अगस्त की शाम को, यह कब किया गया था? 14 अगस्त की शाम को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की संभावना है कि इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी किस राज्य में की है? तो हिमाचल प्रदेश में। और कहाँ से कहाँ तक? मंडी से रेहडूधार। कहाँ से? मंडी से रेहडूधार तक। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वर्चुअली किया गया था। तो ज्योतिया राधे सिंधिया, आप लोग इनको जान ही रहे होंगे, ज्योति राजे सिंधिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से भी देख लेते हैं। देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी कहाँ से कहाँ तक की गई है? हिमाचल प्रदेश देश में। और कहाँ से के? मंडी पोस्ट से लेकर के रेहडूधार तक ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक की गई है। इसका किसके? ज्योतिराव सिंधिया ने इसका औपचारिक वर्चुअल माध्यम से इसका लाइव ड्रोन डिलीवरी को देखकर इसका शुभारंभ किया। यही इतना वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, हम आपको बता चुके हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू की है? कौन सी? संध्या किरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा केरल, बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु, सी ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक और डी ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य ने। कौन सी योजना? संध्या किरण योजना। अब यह योजना क्या है मित्रों, यह जानना जरूरी है। तो 70 वर्ष से कम सेवानिवृत्त कर्मचारी जितने हैं उनके लिए यह योजना चलाई गई। किनसे? 70 वर्ष से कम, 70 वर्ष से कम सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो संध्या किरण योजना है, यह किसके लिए चलाई गई है? 70 वर्ष से कम सेवानिवृत्त
कर्मचारियों के लिए चलाई गई है। इसमें क्या है, 5 लाख तक कैशलेस उपचार कराया जा सकता है। कितना, 5 लाख कैशलेस, कितना मित्रों, 5 लाख कैशलेस उपचार कराया जा सकता है। यह किस प्रदेश ने शुरू की है, कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। और यह किसके लिए शुरू की है, 70 वर्ष से कम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए शुरू की गई है। अब कर्नाटक के सीएम राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, उनका नाम है DK शिव कुमार। कौन है कर्नाटक के सीएम? कर्नाटक के सीएम कौन है? DK शिव कुमार। और ये योजना कौन सी है? संध्या किरण। मतलब 70 वर्ष से कम सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार कराया जा सकता है। स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। संध्या किरण कैशलेस सेवा योजना 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए संध्या किरण कैशलेस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना नामित अस्पतालों और द्वितीयक, तृतीयक एवं आपातकालीन उपचार के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का वार्षिक कैशलेस चिकित्सीय कवर प्रदान किया जाएगा। वह वार्षिक है मित्रों, ये अगले साल भी फिर रिवाइव होकर के 5 लाख फिर एक साल आप उपयोग कर लिए हैं तो अगले साल भी फिर इसका उपयोग किया जाएगा। कितना है? 5 लाख है। और कहाँ से? सेवानिवृत्त कर्मचारी, यानी इसकी जो 70 वर्ष रखा गया है कम होनी चाहिए, उम्र जो है 70 वर्ष से कम होनी चाहिए। सेवानिवृत्त जान ही रहे हैं 60 साल में हो जाते हैं, मतलब 10 साल तक आप वो कैशलेस दवा करा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट था। हमने प्रयास किया कि जो करंट अफेयर आजकल की घटनाएं थी उसका हम परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन्हीं सब की चर्चा की गई और बताने का हमने प्रयास किया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मित्रों, अगर थोड़ी सी भी अच्छी हमारी क्लास लग रही हो आप लोगों की, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर कल आके तुरंत रिवीजन कराता हूँ, फिर पूरे हफ्ते में कि लास्ट में एक दिन शनिवार को पूरे हफ्ते का रिवीजन कराया जाता है, जो आपकी शनिवार को आपको पूरे हफ्ते का रिवीजन मिलेगा। क्योंकि पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे। जब तक आप रिवीजन में नहीं करते हैं, परीक्षा में आप उसको सही नहीं कर सकते। और आप कितना भी पढ़िए, अगर आप परीक्षा में सही नहीं कर पाएंगे मित्रों तो उसका अर्थ कोई नहीं होगा। और उसको सही कर पाने का एक ही तरीका मात्र है, रिवीजन और रिवीजन। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, क्योंकि जानकारी जितने अधिक तक लोगों को शिक्षा दी जाती है उतनी ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती जाती है। तो आप लोग इसी आशा के साथ कि आप लोग स्वस्थ और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।